पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भारत में शेर की खाल में गीदड़ का काम कर रही थी। पीएफआई के करीब 11 राज्यों में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इन 11 राज्यों के कई ठिकानों पर छापेमारी की और लगभग 100 से ज़्यादा कैडर को गिरफ्तार किया है। जाहिर सी बात है, इसके बाद कई राज्यों में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जाएगा और कहीं कहीं जैसे कर्नाटक, केरल में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध भी किया है। एनआईए ने आतंकवाद में फंडिंग ट्रेनिंग कैंप करने के संबंध में पीएफआई के आवास और आधिकारिक ठिकानों पर तलाशी की है। जांच एजेंसी ने करीब 106 ठिकानों पर छापेमारी की और अभी भी यह कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में छापेमारी जारी है। अभी तक आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 2, मध्य प्रदेश में 4, दिल्ली में 3, महाराष्ट्र में 20, उत्तर प्रदेश में 8, तमिलनाडु में 10, असम में 9, केरल में 22, कर्नाटक में 20 और आंध्र प्रदेश में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस आंकड़े में और भी इजाफा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएफआई का असली चेहरा क्या है और इसे भारत सरकार ने भारत में मान्यता क्यों दी हुई है। इसके पहले आपको बता दें कि पीएफआई पर कानपुर हिंसा, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के कई आरोप लग चुके हैं। दिल्ली में सीएए आंदोलन से लेकर मुजफ्फरनगर, शामली, मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा में भी पीएफआई के तार जुड़े हुए हैं। पीएफआई का इतिहास के बारे में मैं आपको बताता हूं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की शुरुआत साल 2006 में दक्षिण भारतीय राज्य केरल में हुई थी। वर्ष 2006 में 3 मुस्लिम संगठनों का विलय हुआ, जिसके बाद पीएफआई अस्तित्व में आया। तीनों संगठनों में राष्ट्रीय विकास मोर्चा, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु की मनीथा नीति प्रसारी थे। दरअसल 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद दक्षिण में इस तरह की कई संगठन सामने आए थे। उनमें से कुछ संगठनों को मिलाकर पीएफआई का गठन किया गया। तब से ही यह संगठन देश भर में कार्यक्रम आयोजित करवाता है। अपने 16 साल के इतिहास में पीएफआई दावा करता है कि उसकी देश के 23 राज्यों में इकाइयां हैं। संगठन देश में मुसलमानों और दलितों के लिए काम करता है और मध्य पूर्व के देशों में आर्थिक मदद भी मांगता है, जिससे उसे अच्छी खासी फंडिंग मिलती है। पीएफआई का मुख्यालय कोझिकोड में था, लेकिन लगातार विस्तार के कारण इसका सेंट्रल ऑफिस राजधानी दिल्ली में खोल दिया गया। पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ई अबू बकर है, जो केरल से ताल्लुक़ रखते हैं। यह संगठन खुद को अल्पसंख्यक समुदायों, दलितों और समाज के अन्य कमजोर तबके के लोगों को सशक्त बनाने का काम करने का दावा करता है। एक मामले में पीएफआई के खिलाफ 4 जुलाई को तेलंगाना के निजामाबाद में मामला दर्ज कराया गया था। राज्य पुलिस ने जांच के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में एनआईए ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए 26 अगस्त को फिर केस दर्ज किया। एनआईए के मुताबिक संगठन से जुड़े ये लोग आतंकी कृत्यों को अंजाम देने और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजन करते थे। दक्षिण भारत तक सीमित रहने वाले पीएफआई ने पिछले कुछ वर्षों में उत्तर भारत में तेजी से विस्तार किया है। दिल्ली में मुख्यालय बनाने के बाद से संगठन ने राजधानी सहित इसके आसपास के राज्यों में अपने पांव पसारे हैं। पीएफआई के सदस्य के रहूफ शरीफ पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुताबिक उसने चीन से आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग मिलती है। ईडी का दावा है कि इसी फंडिंग से पीएफआई की तरफ से सीएए प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर दिल्ली दंगों और बाबरी मस्जिद पर पोस्ट तैयार करने, लोगों को भड़काने का काम किया गया। ईडी के मुताबिक के रहूफ शरीफ ने हथरस गैंगरेप मामले में लोगों को भड़काने का काम किया था। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार के रहूफ शरीफ को चीन से मास्क का बिजनेस करने के लिए 1 करोड़ की मदद मिली थी। एक और मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई नाम के संगठन के कलीम पाशा के नाम पर एक चीनी कंपनी से 5 करोड़ रुपए लोन का आरोप लगा है। वहीं कुछ महीने पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई से जुड़े 22 बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। इन बैंक खातों में 68 लाख रुपए जमा थे। दरअसल ईडी के मुताबिक इन खातों में 30 करोड़ रुपए कैश के तौर पर जमा किए गए थे। पीएफआई का बैंक बैलेंस किसी एक बड़ी कंपनी के जैसा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पीएफआई और तबलीगी जमात के बीच संबंधों का भी खुलासा किया था। तबलीगी जमात पर धार्मिक कार्यक्रम करने के दौरान कोरोना फैलाने का आरोप लगा था। पुलिस ने दावा किया था कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसे आयोजित करने के लिए पैसे की व्यवस्था पीएफआई ने ही की थी। ईडी ने इस मामले में तबलीगी जमात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था, ताकि उसके आयोजनों के लिए पैसे के स्रोत का पता लगाया जा सके। वहीं 2017 में विवादास्पद हादिया
लव जिहाद केस की जांच करते हुए एनआईए ने दावा किया था कि महिलाओं के इस्लाम में धर्मांतरण के 2 मामलों के बीच एक पुख्ता सबूत पाया गया है। उस समय एनआईए ने कहा था कि पीएफआई से जुड़े 4 लोगों ने केरल निवासी अखिला अशोकन को धर्म परिवर्तन और हादिया नाम रखने के लिए मजबूर किया था। एजेंसी ने संदेह जताते हुए यह भी कहा था कि इन्होंने ही अथीरा नाबियार को धर्मांतरण करने को प्रोत्साहित किया था। केरल पुलिस ने एनआईए को जबरन धर्म परिवर्तन के संदिग्ध 94 मामलों को एक सूची भी जारी सौंपी थी, जिसमें केंद्रीय एजेंसी से इन केसों की जांच करने और यह देखने के लिए कहा गया था कि इसमें कोई संबंध तो नहीं है। एनआईए ने दावा किया था कि इसमें कम से कम 23 शादियां पीएफआई ने करवाई थी। पीएफआई पर आरोप है कि जब देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो इसके ज़्यादातर नेताओं ने पीएफआई का दमन थाम लिया था। पीएफआई शुरुआत से ही विवादों में रहा है। उस दौरान भी उस पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और नफरत फैलाने के आरोप लगते रहे। बता दें कि 2014 में केरल हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने एक हल्फनामा दायर किया, जिसके मुताबिक पीएफआई के कार्यकर्ता केरल में 27 राजनीति हत्याओं के जिम्मेदार थे। वहीं हल्फनामों में यह भी कहा गया था कि यह संगठन केरल में हुई 106 सांप्रदायिक घटनाओं में किसी न किसी रूप में शामिल था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक कट्टर विचारधारा वाला संगठन माना जाता है। इसके काम करने का तरीका भी अन्य संगठनों से अलग है। वर्तमान समय में पीएफआई का असर देश के 16 राज्यों में है। 15 से भी अधिक मुस्लिम संगठन इससे जुड़े हुए हैं, जिसके साथ मिलकर ये काम करता है। पीएफआई के देश भर में लाखों की संख्या में सदस्य हैं। यही सदस्य संगठन की ताकत है। हालांकि पीएफआई दावा करता है कि उसका 23 राज्यों में प्रभाव है। पीएफआई के कार्यकर्ता लगातार असम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सक्रिय हैं। पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों के कारण इसे कई राज्यों में प्रतिबंधित करने की मांग की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएफआई पर एनआईए के छापे को लेकर एनएसए, गृह सचिव, डीजी एनआईए सहित अधिकारियों के साथ बैठक की। चार्जशीट में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनमें के रऊफ शरीफ, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अतीकुर रहमान, दिल्ली स्थित CFI के महासचिव मसूद अहमद, पीएफआई से जुड़े पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और मोहम्मद आलम के नाम शामिल हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ प्राइम लाइव पर। धन्यवाद।